मेरा नाम रोहित है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर शायद आपको भी यकीन करना मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ था उसका पता मुझे उस वक्त नहीं चला था। मैं कई महीनों तक यही समझता रहा कि मुझे कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज डॉक्टरों को भी नहीं मिल पा रहा। मेरे शरीर में हर समय अजीब सी चुभन रहती थी। कभी लगता जैसे नसों के अंदर कोई बारीक सुइयां चुभो रहा हो। कभी हाथ पैर अचानक भारी हो जाते। कभी रात में मेरी नींद खुलती तो लगता जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत किसी ने खींच ली हो। मैंने बड़े अस्पतालों में इलाज करवाया, दवाइयां खाई, जांचें कराईं, लेकिन डॉक्टर हर बार यही कहते, रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आपकी हालत इतनी खराब हो। लेकिन मेरी हालत हर दिन खराब होती जा रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि मेरी बीमारी उस समय शुरू हुई थी जब मेरी जिंदगी में पहली बार खुशियां आई थीं। मेरी नौकरी लग गई थी, मेरी कमाई अच्छी होने लगी थी। मैंने अपने माँ बाप के लिए गांव में नया मकान बनवाया था। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मेरी तरक्की से कुछ लोग खुश नहीं थे। लेकिन जिस इंसान ने मेरे खिलाफ मारण क्रिया करवाई थी, उस पर मुझे आखिरी समय तक शक नहीं हुआ, क्योंकि वो हर बार मेरे सामने मीठी बातें करती थी। वो मेरी माँ से मेरी तबीयत पूछती थी, मेरे लिए फल भेजती थी, और जब मैं बीमार पड़ा तो सबसे पहले मेरे घर आकर बोली थी, बेटा जल्दी ठीक हो जा, तुझे किसी की नजर लग गई है। वो मेरी अपनी चाची थी। और मुझे बहुत देर बाद समझ आया कि जिस हाथ को मैं अपने सिर पर दुआ देने वाला समझ रहा था, उसी हाथ ने मेरे खिलाफ सबसे खतरनाक चीज करवाई थी। हमारा गांव बहुत बड़ा नहीं था, करीब 200-250 घर होंगे। गांव के एक तरफ खेत थे और दूसरी तरफ एक पुराना तालाब। हमारा घर गांव के बीच में था। मेरे पिता के 3 भाई थे। सबका परिवार अलग अलग रहता था, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। मेरे पिता की बड़ी भाभी यानी मेरी ताई हमारे घर से थोड़ी दूरी पर रहती थी, और मेरे छोटे चाचा की पत्नी मेरी चाची थी। मेरी ताई और मेरी मां के बीच कई सालों से मनमुटाव था। असल वजह जमीन थी। मेरे दादा के समय की कुछ जमीन के बंटवारे को लेकर दोनों परिवारों में विवाद हुआ था। बात धीरे धीरे इतनी बढ़ी कि त्योहारों पर भी दोनों घरों में बातचीत बंद हो गई। मेरी मां हमेशा ताई को लेकर नाराज रहती थी। कहती थी, तेरी ताई के मन में हमारे लिए कभी अच्छा नहीं रहा। मैं उस समय इन बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। मेरे लिए वो सब बड़े लोगों के झगड़े थे। मैं पढ़ाई में लगा रहा। 12वीं के बाद शहर चला गया। वहां मैंने नौकरी की तलाश की, छोटी मोटी नौकरियां की, और आखिरकार कुछ साल बाद एक अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी लग गई। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने सबसे पहले घर फोन किया। मां ने फोन उठाया। मैंने कहा, मां नौकरी लग गई। कुछ सेकंड तक मां चुप रही, फिर उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, सच बोल रहा है? मैं हंस पड़ा। हां मां, अब आपका बेटा कमाने लगा है। उस दिन मां ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी। पिताजी भी बहुत खुश थे, और मुझे पहली बार लगा कि मेरी जिंदगी सही दिशा में जा रही है। कुछ ही साल में मैंने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। मेरा सबसे बड़ा सपना था कि गांव में अपने माता पिता के लिए अच्छा घर बनवाऊं। पुराना मकान काफी जर्जर था, बरसात में छत टपकती थी। मैंने पिताजी से कहा, अब आप लोग नया घर बनवाइए। उन्होंने मना किया। कहा, पैसे बचा, शहर में अपना घर बनाना। लेकिन मैंने उनकी नहीं सुनी। मैंने गांव में नया मकान बनवाना शुरू कर दिया। जब नींव खुदी तो गांव के लोगों को पता चला। धीरे धीरे सबको मालूम हो गया कि रोहित शहर में अच्छा कमा रहा है। लोग घर आते, बधाई देते। कुछ सच में खुश होते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो सामने से मुस्कुराते और पीछे बातें करते। बहुत पैसा आ गया है लड़के के पास, देखो अब गांव में सबसे बड़ा घर बनाएगा। अभी तो नौकरी लगी है, इतना घमंड ठीक नहीं। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन मेरे पिता देते थे। एक दिन उन्होंने कहा, बेटा पैसा आने के बाद आदमी को सबसे ज्यादा अपने रिश्तेदारों से सावधान रहना चाहिए। मैं हंसकर बोला, पिताजी आप भी ना, रिश्तेदारों से कौन डरता है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। घर बनकर तैयार हुआ।
बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन पुराने घर से अच्छा था। मैंने माता पिता के लिए नए फर्नीचर खरीदे। घर में पहली बार टाइल लगी, नई खिड़कियां लगवाईं। मां तो हर कमरे में घूम घूम कर चीजें देखती रहती थीं। वो बहुत खुश थीं। घर की गृह प्रवेश वाली पूजा में पूरा गांव आया। मेरी ताई भी आई, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं थी। उन्होंने घर देखा और बस इतना कहा, अच्छा बनाया है। मेरी मां ने जवाब दिया, बेटे ने मेहनत की है। ताई कुछ नहीं बोली। वो थोड़ी देर बैठी और चली गई। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद पिताजी सही कहते थे। लेकिन मेरी चाची, वो तो बिल्कुल अलग थी। वो सबसे ज्यादा खुश दिख रही थी। उन्होंने मेरी मां को गले लगाया और कहा, भाभी, आपका तो बेटा हीरा निकला। फिर मेरे पास आई और बोली, बेटा, भगवान तुझे और तरक्की दे। मैंने उनके पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, किसी की नजर न लगे। उस समय मुझे क्या पता था कि यही औरत कुछ समय बाद मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। घर बनने के करीब 3 महीने बाद मेरी तबीयत खराब हुई। शुरुआत बहुत मामूली थी। एक सुबह उठने के बाद मुझे दाएं हाथ की उंगलियों में हल्की सी चुभन महसूस हुई। मैंने सोचा शायद हाथ पर गलत तरीके से सो गया था। कुछ देर बाद ठीक हो गया, लेकिन अगले दिन वही चुभन कलाई में हुई, फिर बाजू में, फिर पैर की उंगलियों में। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन धीरे धीरे यह रोज होने लगा। कभी शरीर के एक हिस्से में, कभी दूसरे हिस्से में। एक रात चुभन इतनी तेज हुई कि मैं बिस्तर से उठकर बैठ गया। मेरी मां मेरे कमरे में आई। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं मां, शरीर में अजीब दर्द हो रहा है। मां ने मेरे सिर पर हाथ रखा। डॉक्टर को दिखा? मैंने कहा, दिखाऊंगा। अगले दिन शहर जाकर डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कुछ दवाइयां दी और कुछ जांचें लिखी। मैंने सारी जांचें कराई। रिपोर्ट आई, सब सामान्य। डॉक्टर ने कहा, शायद विटामिन की कमी हो सकती है, दवा लीजिए। मैंने दवा शुरू कर दी। कुछ दिन ठीक रहा, फिर समस्या वापस आ गई। धीरे धीरे मेरी नींद भी खराब होने लगी। लगभग हर रात मेरी आंख 2 या 3 बजे के आसपास खुलती। कभी प्यास लगती, कभी शरीर में चुभन होती, कभी बिना किसी वजह के दिल तेज धड़कने लगता। एक रात मेरी आंख खुली तो मुझे लगा जैसे कमरे के बाहर कोई चल रहा है, बहुत धीमे, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, चप। फिर कुछ सेकंड खामोशी, फिर चप। मैं बिस्तर पर बैठ गया। मैंने सोचा शायद पिताजी पानी पीने के लिए उठे होंगे। मैंने दरवाजा खोला। बाहर अंधेरा था, आंगन में कोई नहीं था। मैंने पिताजी को आवाज लगाई, कोई जवाब नहीं। फिर मैंने देखा आंगन के एक कोने में कोई खड़ा था, एक काली सी परछाई। मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा। मेरी सांस अटक गई। मैंने आंखें मली, दोबारा देखा, वहां कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद नींद में मुझे भ्रम हुआ होगा। उस वक्त तक मुझे अपनी बीमारी और उस परछाई के बीच कोई संबंध नजर नहीं आया था। मेरी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ती गई। मैंने खाना कम कर दिया। शरीर कमजोर होने लगा। काम पर ध्यान नहीं लगता। छोटी सी सीढ़ी चढ़ने में भी थकान होती। मैंने दूसरी बार डॉक्टर बदला, फिर तीसरी बार। एक डॉक्टर ने कहा, आप बहुत तनाव लेते हैं। दूसरे ने कहा, नर्व की समस्या हो सकती है। तीसरे ने कहा, कुछ समय आराम कीजिए। लेकिन कोई यह नहीं बता पा रहा था कि आखिर मेरी हालत लगातार क्यों खराब हो रही थी। एक दिन मैं अस्पताल में बैठा था। मेरी रिपोर्ट हाथ में थी। मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब, अगर मेरी रिपोर्ट ठीक है तो मैं ठीक क्यों नहीं हूं? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर बोले, देखिए, हर समस्या रिपोर्ट में दिखाई दे, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं अस्पताल से बाहर आया। मुझे पहली बार डर लगा, अगर डॉक्टरों को बीमारी नहीं मिल रही तो आखिर मुझे हो क्या रहा था। गांव में मेरी बीमारी की बात फैल गई। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कहता, बहुत काम कर लिया, शरीर जवाब दे गया। कोई कहता, शहर की हवा लग गई। कोई कहता, नजर लग गई होगी। मेरी चाची अक्सर घर आती। वो मेरे लिए फल लेकर आती, कभी जूस बनाकर देती, कभी मां से कहती, भाभी, इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। एक दिन उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा, तू इतना कमजोर क्यों हो गया? मुझे तो देखकर ही बुरा लग रहा है।
मैंने हंसने की कोशिश की। उन्होंने कहा, मेरी नजर लग गई होगी तुझे, तू इतना अच्छा कमाने लगा था। मुझे उनकी बात सुनकर अजीब सा अपनापन महसूस हुआ। मुझे लगता था कि कम से कम चाची तो मेरे साथ है। आज सोचता हूं तो वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मेरी मां को शुरुआत से ताई पर शक था, क्योंकि पुराना विवाद उन्हीं से था। एक रात मां ने मुझसे कहा, बेटा, मुझे लगता है तेरी ताई के मन में अभी भी पुरानी बात है। मैंने कहा, मां, ऐसा मत सोचो, लेकिन तू देख तो रहा है, घर बनने के बाद ही यह सब शुरू हुआ। मैंने जवाब नहीं दिया। सच कहूं तो उस समय मुझे भी थोड़ा शक होने लगा था, क्योंकि ताई घर बनने के बाद हमारे घर कम आने लगी थी। एक दिन गांव में किसी ने मां से कहा, तुम्हारी बहू तो बहुत नाराज थी नया घर देखकर। मां ने मुझे बताया। मेरा शक और बढ़ गया। फिर एक रात मेरी तबीयत इतनी खराब हुई कि मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। मैंने पूरी रात ठीक से होश में नहीं बिताई। अगले दिन डॉक्टर ने कहा, अभी हालत स्थिर है, लेकिन आपको आराम करना होगा। मैंने मां की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था। इसी दौरान गांव में एक बुजुर्ग आदमी ने पिताजी को सलाह दी कि वे एक पुराने तांत्रिक से मिले। पिताजी पहले तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, हम डॉक्टरों से इलाज करवा रहे हैं। वो आदमी बोला, डॉक्टर का इलाज बंद मत करना, लेकिन एक बार उससे भी मिल लो, शायद उसे कुछ समझ आए। पिताजी ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मां ने मुझे सब बता दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं लगता इन चीजों से कुछ होगा। मां बोली, तू बस एक बार मिल ले। मैंने हां कर दी। हम उस आदमी से मिलने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर गए। वो बहुत साधारण जगह पर रहता था। न कोई बड़ा आश्रम, न भीड़, न कोई दिखावा। हमने उसे मेरी हालत बताई। उसने मेरी तरफ देखा, कुछ सवाल पूछे, फिर बोला, इलाज चल रहा है? पिताजी ने कहा, हां। उसने कहा, बंद मत करना। फिर उसने पूछा, तुम्हारे बीमार होने से पहले घर में कोई बड़ा बदलाव हुआ था? पिताजी ने नए मकान की बात बताई। उसने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, घर में रिश्तेदारों के बीच कोई पुराना विवाद है? पिताजी चुप हो गए। उन्होंने ताई वाली बात बताई। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस बोला, मैं घर जाकर देखूंगा। अगले दिन वो हमारे घर आया। मैं उस समय कमरे में लेटा हुआ था। वो घर के हर हिस्से को बहुत ध्यान से देखने लगा। आंगन, दरवाजे, कमरे, छत, नीम का पेड़। फिर मेरे कमरे में आया। कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा, फिर बोला, तुम्हारे शरीर में चुभन कहां होती है? मैंने बताया। उसने पूछा, रात में कब ज्यादा होती है? मैंने कहा, 2 से 3 बजे के बीच। उसने मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तुम्हें रात में कोई दिखाई देता है? मैंने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद कहा, कभी कभी। क्या? काली परछाई? कमरे में सन्नाटा छा गया। मां ने मेरी तरफ देखा। उस आदमी ने कहा, मैं अभी किसी का नाम नहीं लूंगा। मेरी मां बोली, लेकिन हमें लगता है। उसने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। जिस पर शक है, जरूरी नहीं वही हो। मेरे शरीर में अचानक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि हम सबके मन में एक ही नाम था, ताई। उसने कहा कि पहले घर की कुछ चीजें हटानी होंगी। मैं यहां उस प्रक्रिया की कोई विधि नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं पता कि उसने क्या किया था। उसने कुछ समय घर में रहकर काम किया। कभी अकेले कमरे में जाता, कभी आंगन में बैठता, कभी देर तक चुप रहता। उसने हमसे कहा कि डॉक्टर की दवा बिल्कुल बंद नहीं करनी है और मुझे अकेले रात में बाहर नहीं निकलना है। उस रात पहली बार कई महीनों बाद मुझे नींद आई, लेकिन रात करीब 3 बजे अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने महसूस किया कि मेरे शरीर में वही चुभन शुरू हो रही है। मैं डर गया। मैंने मां को आवाज दी। मां दौड़ कर आई। उसी समय बाहर से कोई आवाज आई, जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। मैंने दरवाजा खोलना चाहा। तांत्रिक ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, बाहर मत जाना। मैंने पूछा, क्यों? उसने सिर्फ इतना कहा, जो तुम्हें बुला रहा है उसके पीछे मत जाना। मैंने पहली बार उसके चेहरे पर डर देखा। अगले दिन उसने पिताजी से कहा, जिस व्यक्ति पर आपको शक है उसने ये नहीं किया। पिताजी चौंक गए। तो फिर कौन? उसने कहा, मुझे नाम नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि जिसने किया है वो आपके बहुत करीब है। मेरी मां की तरफ सबकी नजर गई। मां रोने लगी। पिताजी बोले, ये कैसे हो सकता है? उसने कहा,
मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन घर के अंदर से किसी ने ऐसी चीज पहुंचाई है जो बाहर से कोई नहीं रख सकता था। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई, क्योंकि हमारे घर में आने जाने वाले बहुत कम लोग थे। ताई कभी कभार आती थी, लेकिन चाची तो रोज आती थी, कभी मां से मिलने, कभी मेरे लिए खाना लेकर, कभी मेरी तबीयत पूछने। लेकिन उस समय तक मेरे दिमाग में उनका नाम नहीं आया, बिल्कुल नहीं। तांत्रिक ने कई दिनों तक मेरे साथ काम किया। धीरे धीरे मेरी हालत बदलने लगी। पहले चुभन कम हुई, फिर नींद बेहतर होने लगी, फिर मैंने खाना ठीक से खाना शुरू किया। करीब 10 दिन बाद मैं पहली बार घर के बाहर आधा घंटा चला। मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, मेरा बेटा ठीक हो रहा है। मुझे भी लगा जैसे मैं किसी गहरे अंधेरे से बाहर आ रहा हूं। लेकिन तांत्रिक ने जाते समय एक बात कही, अब किसी पर शक करके घर मत तोड़ना, सच अपने आप सामने आएगा। मैंने पूछा, अगर सच सामने नहीं आया तो? उसने कहा, जिसने तुम्हारे खिलाफ किया है वो खुद अपनी गलती से निशान छोड़ेगा। उस समय मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। करीब 1 महीने बाद मेरी हालत लगभग ठीक हो गई। मैं वापस शहर चला गया, काम शुरू कर दिया। जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन गांव में ताई के साथ रिश्ते खराब हो चुके थे। मां उनसे बात नहीं करती थी, पिताजी भी दूरी बनाए रखते थे, और मुझे भी लगता था कि शायद वही सबके पीछे थी। एक दिन मैं गांव आया। चाची मेरे कमरे में आई। उन्होंने मेरे लिए मिठाई लाई। बोली, बेटा अब तो पहले से बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा, हाँ चाची, अब ठीक हूं। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने सुन ली। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी ममता थी। मुझे जरा भी शक नहीं हुआ। फिर एक दिन अचानक मेरी मां ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, रोहित ये देख। उनके हाथ में एक पुरानी छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, क्या है? मां बोली, तेरे कमरे के पीछे रखी मिली थी। मैंने उसे हाथ नहीं लगाया। हमने वही तांत्रिक बुलाया। उसने थैली देखी, कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, ये घर में कौन कौन आता है? मां ने सबके नाम बताए। ताई, चाचा, चाची, पड़ोसी। उसने कहा, तुम्हारी ताई? मां बोली, नहीं, वो पिछले कई महीनों से हमारे घर नहीं आई। चाची? मां ने कहा, वो तो लगभग रोज आती थी। उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पहली बार एक नाम आया, चाची। मुझे खुद पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा, नहीं, चाची ऐसा नहीं कर सकती। मां भी बोली, मैंने भी यही सोचा था। लेकिन फिर एक बात सामने आई। वो थैली जिस जगह मिली थी वहां तक ताई का पहुंचना लगभग असंभव था। लेकिन चाची, वो उसी रास्ते से रोज हमारे घर आती थी। हमने चाची से सीधे कुछ नहीं पूछा। पिताजी ने बस इतना किया कि पुराने दिनों की कुछ बातें दोबारा याद की। फिर उन्हें एक बात याद आई। मेरी बीमारी शुरू होने से करीब 1 सप्ताह पहले चाची अकेले मेरे कमरे में गई थी। उस समय मैं शहर में था। मां ने उनसे कहा था कि मेरा सामान कमरे में रख दें, और चाची ने बाद में खुद बताया था कि वो काफी देर तक कमरे में थी। उस वक्त किसी ने इस बात को महत्व नहीं दिया था। अब वही बात हमें परेशान करने लगी। फिर एक और बात सामने आई। मेरी तबीयत ठीक होने के कुछ ही दिनों बाद चाची अचानक बीमार पड़ गई थी, और उनकी बीमारी भी अजीब थी। लेकिन उन्होंने किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। बस कुछ दिन बाद खुद ठीक हो गईं। एक शाम चाची हमारे घर आईं। मां ने उनसे सामान्य तरीके से बात की। मैं बाहर बैठा था। चाची ने मुझे देखा। कुछ सेकंड के लिए उनके चेहरे पर घबराहट आई, बहुत हल्की, लेकिन मैंने देख ली। उन्होंने तुरंत नजरें हटा ली। फिर बोली, बेटा अब तो बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने कहा, हाँ चाची। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने अचानक पूछा, चाची जब मैं बीमार पड़ा था तब आप मेरे कमरे में गई थी? उनका चेहरा बदल गया, बस एक पल के लिए। फिर उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तेरी मां ने कहा था सामान रखने को। मैंने कहा, और उस दिन कमरे में आपने क्या रखा था? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस सामान रखा था। मैं चुप रहा। वो कुछ देर बैठी, फिर अचानक उठकर चली गई। उस दिन के बाद उन्होंने हमारे घर आना बंद कर दिया। करीब 15 दिन बाद खबर आई कि चाची अपने मायके चली गई हैं।
किसी ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। किसी ने कहा कि घर में झगड़ा हुआ था। हमें असली वजह नहीं पता चली, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मेरी मां को फोन किया और सिर्फ इतना कहा, भाभी पुराने झगड़े को यहीं खत्म कर दो। मां ने पूछा, कौन सा झगड़ा? उधर से कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर फोन कट गया। मां ने मुझे देखा। हम दोनों समझ गए कि बात सिर्फ जमीन की नहीं थी। कुछ महीने बाद मेरी तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। मैंने अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर दी, लेकिन उस घटना ने मुझे बदल दिया। अब मैं हर किसी पर शक नहीं करता, लेकिन हर मीठी बात पर भरोसा भी नहीं करता। मुझे आज भी ताई के बारे में सोचकर बुरा लगता है, क्योंकि हमने महीनों तक उन पर शक किया, उनसे दूरी बनाई, और शायद उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। असल में उन्हें भी उसी घटना की वजह से परेशानी हुई थी। बाद में ताई ने मां से एक बात कही थी, मैंने तुम्हारे बेटे का कभी बुरा नहीं चाहा। मां ने पूछा, फिर उस समय तुम मुझसे नाराज क्यों थी? ताई ने कहा, तुमसे नाराज थी, उससे नहीं। यह बात सुनकर मां बहुत देर तक रोती रही थी। आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं। मैं शहर में रहता हूं, मेरी नौकरी है, मेरी शादी हो चुकी है, मेरे माता पिता भी अब मेरे साथ रहते हैं। गांव का वो पुराना घर अब बंद रहता है, लेकिन नीम का पेड़ अभी भी वहीं है। कभी कभी जब गांव जाता हूं तो उस घर के सामने खड़ा होकर पुराने दिन याद करता हूं। कभी सोचता हूं, अगर उस समय वो तांत्रिक हमारे घर नहीं आया होता तो क्या होता? क्या मैं बच पाता? क्या मेरी हालत खुद ठीक हो जाती? या फिर जिस चीज ने मुझे अंदर से कमजोर किया था वो कुछ और महीनों तक चलती रहती? मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन एक बात मुझे आज भी परेशान करती है। मेरे ठीक होने के लगभग 6 महीने बाद मुझे चाची की तरफ से एक पत्र मिला था। मैंने वो पत्र बहुत साल तक संभाल कर रखा। उसमें कोई साफ कबूलनामा नहीं था, बस कुछ लाइनें थीं। उन्होंने लिखा था, रोहित, अगर कभी तुझे लगे कि तेरे साथ जो हुआ वो मेरी वजह से हुआ तो मुझे माफ कर देना। मैंने जो किया वो गुस्से में किया था। मुझे नहीं लगा था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। मैंने वो पत्र पढ़कर कई घंटे तक कुछ नहीं कहा। मैंने मां को नहीं बताया, पिताजी को भी नहीं, क्योंकि मेरे पास उस समय कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे मैं पूरी तरह कह सकूं कि उन्होंने ही सब कराया था। लेकिन मेरे मन में जो शक था उसका जवाब मुझे मिल चुका था। जिस ताई पर हम महीनों तक शक करते रहे वो निर्दोष थी, और जो चाची हर सुबह मेरे लिए फल लेकर आती थी, जिन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा था, बेटा जल्दी ठीक हो जा, वही मेरे खिलाफ हुई उस मारण क्रिया के पीछे थी। आज भी जब मैं उस समय को याद करता हूं तो मुझे सबसे ज्यादा डर उस परछाई से नहीं लगता। मुझे डर उस बात से लगता है कि इंसान अपने दुश्मन को पहचान सकता है, लेकिन अपने ही किसी करीबी के दिल में छिपी नफरत को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दुश्मन सामने से वार करे तो आदमी संभल जाता है, लेकिन जब कोई अपना ही आपके सिर पर हाथ रखकर कहे, भगवान तुझे लंबी उम्र दे, और उसी वक्त अंदर से आपके बर्बाद होने की कामना कर रहा हो, तो उस रिश्ते से बचना सबसे मुश्किल होता है। और शायद मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात वो नहीं थी जब मुझे कमरे के बाहर काली परछाई दिखाई दी थी। सबसे डरावनी रात वो थी जब मुझे पता चला कि जिस इंसान को मैं अपना समझकर उसके हाथ से दवा और खाना ले रहा था, वही मेरे खिलाफ हुई उस मारण क्रिया की वजह बनी थी। उस दिन के बाद मैंने एक बात हमेशा के लिए समझ ली, हर दुश्मन नफरत नहीं दिखाता। कुछ लोग नफरत को मुस्कान के पीछे छिपा कर रखते हैं, और कभी कभी वो मुस्कान ही सबसे डरावनी चीज होती है। उस घटना के बाद कई साल बीत गए, लेकिन एक बात आज भी मेरे मन में अटकी हुई है। आखिर चाची ने ऐसा क्यों किया था? सिर्फ इसलिए कि मैं तरक्की कर रहा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी पुरानी बात थी जिसके बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था? इस सवाल का जवाब मुझे उस पत्र के लगभग 1 साल बाद मिला, और उस जवाब ने मुझे अंदर तक हिला दिया। एक दिन मैं गांव गया हुआ था। पिताजी घर के पुराने सामान को साफ कर रहे थे। पुराना संदूक जिसमें दादाजी के समय के कुछ कागज और सामान रखे थे, उसे बाहर निकाला गया। संदूक के नीचे एक पुराना कपड़ा पड़ा था। पिताजी ने उसे हटाया
तो उसके नीचे एक छोटी सी डायरी मिली। डायरी बहुत पुरानी थी, पन्ने पीले पड़ चुके थे। पिताजी ने उसे खोला तो पहले कुछ समझ नहीं आया। फिर एक पन्ने पर उन्हें दादाजी की लिखावट दिखाई दी। उन्होंने मुझे बुलाया। मैं उनके पास जाकर बैठ गया। डायरी में जमीन जायदाद की बातें थीं, लेकिन एक पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर मैं काफी देर तक चुप रहा। दादाजी ने लिखा था कि उनके बाद परिवार की जमीन का एक हिस्सा मेरे पिता के नाम रहेगा और भविष्य में वही जमीन मेरे नाम करने की इच्छा थी। इसका मतलब था कि ताई और चाची दोनों परिवारों को लगता था कि हमारे पास उनसे ज्यादा हिस्सा आ गया है, लेकिन असली बात अभी बाकी थी। एक दूसरे पन्ने पर दादाजी ने लिखा था कि परिवार में किसी एक व्यक्ति को लेकर उन्हें बहुत चिंता थी। उन्होंने नाम साफ नहीं लिखा था, बस इतना लिखा था जिसे मैं अपना समझता हूं उसी के मन में सबसे ज्यादा लालच है। पिताजी ने डायरी बंद कर दी। मैंने पूछा, आपको पता है दादाजी किसकी बात कर रहे थे? पिताजी ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि उन्हें किसी का अंदाजा था। मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि अब मैं पुराने रिश्तों को कुरेदना नहीं चाहता था। जो हो चुका था उसे वहीं छोड़ देना चाहता था। लेकिन उसी शाम मेरी मुलाकात ताई से हुई। वो पहले की तरह ही अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठी थीं। मैंने आगे बढ़कर पैर छुए। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। कुछ देर मुझे देखती रहीं, फिर बोली, अब ठीक है? मैंने कहा, हाँ ताई। उन्होंने कहा, उस समय तेरी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने चौंक कर पूछा, आपको? वो बोली, हाँ, लेकिन तुम्हारी मां को लगता था कि मैं ही तुम्हारे खिलाफ हूं। मैं चुप हो गया। ताई ने लंबी सांस ली। मैं तेरी मां से नाराज थी रोहित, तुझसे नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही जो आज तक मुझे याद है। बेटा, रिश्तों में लड़ाई बड़ों की होती है, लेकिन उसकी सजा बच्चों को नहीं मिलनी चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद हम सच में गलत इंसान पर शक करते रहे। मैंने उनसे माफी मांगी। उन्होंने कहा, माफी मुझे नहीं, खुद को देना। तूने कुछ गलत नहीं किया। उस दिन हमारे बीच जो दूरी थी वो कुछ कम हुई। कुछ समय बाद मुझे चाची का दूसरा फोन आया। मैंने फोन उठाया। उधर कुछ सेकंड तक चुप्पी रही। फिर उन्होंने कहा, रोहित? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, तू मुझसे नाराज है? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, मुझे पता है तुझे बहुत कुछ पता चल गया है। मेरे शरीर में एक झटका सा लगा। मैंने पूछा, क्या पता चला है? उन्होंने कहा, जो होना था हो गया। मैंने पहली बार सीधे पूछा, मेरे साथ जो हुआ था क्या उसमें आपका हाथ था? उधर बहुत देर तक चुप्पी रही। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे मारना नहीं चाहा था। मेरी सांस जैसे रुक गई। उन्होंने आगे कहा, मैं सिर्फ चाहती थी कि तेरी तरक्की रुक जाए। मैंने पूछा, लेकिन क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे लगता था कि तेरे पिता ने हमारे साथ अन्याय किया है। तेरे दादा की जमीन में हमारा भी हिस्सा था। फिर तू शहर गया, पैसा कमाया, घर बनाया, और मुझे लगा कि अब सब कुछ तुम्हारे परिवार के पास चला जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? वो चुप रही। फिर बोली, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा था, और यही बात शायद सबसे ज्यादा दर्द देने वाली थी। मैंने कुछ किया ही नहीं था, फिर भी मुझे निशाना बनाया गया। मैंने उनसे पूछा, आपने ताई को क्यों फंसने दिया? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा। तब उन्होंने कहा, क्योंकि सबको पहले से उन पर शक था। उस एक वाक्य ने मेरे अंदर जैसे कुछ तोड़ दिया। मतलब? उन्होंने मेरी बीमारी के साथ साथ हमारे परिवार के पुराने झगड़े का भी फायदा उठाया था। उन्हें पता था कि सबसे पहले शक ताई पर जाएगा, इसीलिए वो खुद मेरे सामने सबसे ज्यादा चिंता दिखाती थी, मुझे फल देती थी, मां को समझाती थी, मेरी बीमारी पर रोती थी, और हम उन पर भरोसा करते रहे। मैंने पूछा, आपको डर नहीं लगा? उन्होंने कहा, लगा था, फिर भी आपने किया। वो बोली, उस समय गुस्सा बहुत था। मैंने कहा, और जब मैं सच में मरने जैसा हो गया था? उधर फिर खामोशी। काफी देर बाद उनकी आवाज आई। तब मुझे समझ आया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने फोन काट दिया।
उसके बाद मैंने उनसे कभी बात नहीं की, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। करीब 2 महीने बाद मुझे पता चला कि चाची की खुद की तबीयत खराब हो गई थी। वो लगातार बीमार रहने लगी थी। परिवार वाले उन्हें अस्पताल ले गए। जांच हुई, कुछ खास नहीं निकला। ये सुनकर मेरे अंदर अजीब सी भावना हुई। मुझे उनके लिए खुशी नहीं हुई, बल्कि डर लगा, क्योंकि मुझे वो रातें याद थीं। वो चुभन, वो परछाई, वो 3 बजे खुलने वाली आंखें। मैंने पिताजी से कहा, उन्हें डॉक्टर के पास रखिए। पिताजी ने कहा, वो अपना परिवार है, जो होगा देखेंगे। कुछ दिनों बाद चाची ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने गांव में रहना लगभग छोड़ दिया। वो अपने बेटे के पास शहर चली गई। कहते हैं कि उन्होंने कभी उस घर में अकेले रात नहीं बिताई। क्यों? ये उन्होंने किसी को नहीं बताया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे लगता है कि उस पूरी घटना में सबसे डरावनी चीज मारण क्रिया नहीं थी। सबसे डरावनी चीज थी लालच, किसी की तरक्की देखकर मन में पैदा होने वाली जलन, रिश्तों में वर्षों से जमा गुस्सा, और वो सोच कि अगर सामने वाला खुश है तो मेरी जिंदगी छोटी हो रही है। मेरे साथ जो हुआ, उसके बाद मैंने बहुत कुछ बदल दिया। मैंने अपने माता पिता से कहा कि जमीन जायदाद के लिए रिश्ते खराब मत करना। पिताजी ने भी ताई के परिवार से बात की, पुराने विवाद खत्म किए। जितना संभव था जमीन का मामला भी साफ किया गया। मेरी मां और ताई ने कई साल बाद एक दूसरे के घर जाकर खाना खाया। जिस दिन मैंने दोनों को साथ बैठे देखा, उस दिन मुझे लगा कि शायद मेरी बीमारी ने कम से कम एक अच्छा काम किया। उसने परिवार को उसकी असली कीमत समझा दी थी। बदल आज भी अगर कभी रात में मेरी नींद 2 या 3 बजे खुल जाती है तो मैं कुछ सेकंड तक चुपचाप कमरे में पड़ा रहता हूं। कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई बाहर चल रहा है, लेकिन अब मैं दरवाजा खोलकर देखने नहीं जाता।